सोचिए, आपके हाथ में एक वो छोटी सी प्लास्टिक वाली कैसेट है और अचानक से उसके अंदर की वो जो भूरे रंग की रील होती थी ना, वो एकदम से उलझ कर बाहर आ जाती है। अरे हाँ, वो तो बहुत ही आम बात थी उस दौर में। बिल्कुल। और आज के दौर में अगर ऐसा कुछ हो, मतलब मान लीजिए कोई वीडियो इंटरनेट पर बस 3 सेकंड के लिए बफर होने लगे, तो हमारी तो जान ही निकल जाती है। हम झल्लाहट में तुरंत स्क्रीन बंद कर देते हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप, आज धैर्य बिल्कुल नहीं बचा है। वही तो। लेकिन उस दौर में कोई उस रील को कचरे में नहीं फेंकता था। लोग चुपचाप एक पेन या वो जो हेक्सागोनल आकार की पेंसिल होती थी ना, उसे उठाते थे, उसे कैसेट के छेदों में फंसाते थे और बड़ी ही तसल्ली से एक एक मिलीमीटर करके उस रील को वापस समेटते थे। हाँ, और वो सिर्फ एक काम नहीं था, वो एक तरह का मेडिटेशन था। बिल्कुल। वो पेंसिल से कैसेट समेटने का जो धैर्य था, मैं तो कहूंगी वो सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी का स्वभाव था। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारी इस गहन चर्चा का विषय 80 और 90 के दशक का वही दौर है। और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि हमने आज की ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए एकदम एक टाइम मशीन की तरह होने वाली है। लेकिन हमारा मिशन सिर्फ पुरानी यादों में खोकर भावुक होना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम तो इसके पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। एकदम सही। हम इस बात की तह तक जाना चाहते हैं कि उस दौर की छोटी छोटी चीजों ने एक पूरी पीढ़ी की मानसिकता और जीवन शैली को कैसे आकार दिया। ये बहुत ही सटीक शुरुआत की है आपने, क्योंकि आमतौर पर लोग नॉस्टैल्जिया या पुरानी यादों को सिर्फ एक तरह की भावुकता मान लेते हैं, जैसे बस बीते हुए कल के लिए रोना। हाँ, जो कि सच नहीं है। एकदम सच नहीं है। अगर हम इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो नॉस्टैल्जिया दरअसल एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। मतलब ये हमें ये समझने में मदद करता है कि सीमित संसाधनों और अभावों के बीच इंसान खुशियों का आविष्कार कैसे करता था। ये खुशियों का आविष्कार, बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है आपने। हाँ, क्योंकि ये उस दौर के लोगों की अद्भुत अनुकूलन क्षमता, मतलब जो उनकी अडेप्टेबिलिटी थी, उसका बहुत बड़ा दस्तावेज है। और जब हम अनुकूलन या अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले मेरा दिमाग तकनीक की तरफ जाता है। आज के समय में तकनीक का मतलब है कि हर इंसान अपनी एक अलग स्क्रीन में कैद है। बिल्कुल। आज तकनीक हमें अलग थलग कर रही है ना? लेकिन उस दौर में तकनीक का एक अलग ही रुतबा था। अब यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा उस कीपैड वाले मोबाइल फोन के शुरुआती दौर को याद कीजिए। उफ, वो दिन। हमारी स्रोत सामग्री में बताया गया है कि कैसे अगर गलती से कोई पिक्चर मैसेज सेंड हो जाता था तो सीधे 3 रुपए कट जाते थे, और उसके बाद जो मातम छाता था घर में। अरे पूछिए मत, वो मातम तो देखने लायक होता था। लोग कस्टमर केयर को फोन करके खूब भला बुरा कहते थे, मतलब कभी कभी तो गालियां तक दे देते थे। हाँ, वो 3 रुपए बहुत बड़ी रकम लगते थे उस वक्त। वही तो मैं कह रही थी। सोचिए, आज लोग हजारों रुपए के फालतू OTT सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना भूल जाते हैं और उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस दौर में 3 रुपए कटने का दुख ऐसा था जैसे किसी ने दिन दहाड़े आपका खजाना लूट लिया हो। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो केवल उन 3 रुपयों का आर्थिक मूल्य नहीं है। दरअसल वो डिजिटल दुनिया में हमारी पहली आभासी संपत्ति या कह लें वर्चुअल प्रॉपर्टी का नुकसान था। अच्छा, वर्चुअल प्रॉपर्टी, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब फोन का वो जो प्रीपेड बैलेंस होता था ना, वो एक बहुत ही ठोस संपत्ति की तरह महसूस होता था। और जैसा आपने कहा कि आज तकनीक हमें अलग करती है, उस समय तकनीक पूरी तरह से एक सामूहिक अनुभव हुआ करता था। वो आपको दुनिया से जोड़ता था, काटता नहीं था। अरे, इस सामूहिक अनुभव का सबसे बेहतरीन उदाहरण तो वो टीवी का एंटेना घुमाने वाली बात है। एकदम। छत पर चढ़कर टीवी का एंटेना, जिसे लोग प्यार से टीना कहते थे, उसे घुमाना कोई अकेला काम नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो तो पूरा एक इवेंट होता था। हाँ, ये एक पूरा एनालॉग टीम वर्क था। एक इंसान तपती हुई छत पर खड़ा होकर उस एल्युमिनियम के ढांचे को घुमा रहा है और दूसरा नीचे आंगन से चला रहा है, आया नहीं आया, थोड़ा और घुमा, हाँ हाँ रुक जा, हाँ, बस यहीं पकड़ के रखना। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मशीन को सेट करना नहीं था। उस वक्त सिग्नल कोई अदृश्य चीज नहीं थी जिसके लिए आप बस वाईफाई राउटर को रीस्टार्ट कर दें। आपको एक साफ तस्वीर पाने के लिए सचमुच वायुमंडल के साथ भौतिक कुश्ती करनी पड़ती थी। और अगर संचार के दूसरे माध्यमों की बात करें तो माचिस की खाली डिब्बियों या लोहे के खाली डिब्बों में धागा बांधकर टेलीफोन बनाना। अरे वाह, वो तो सबने किया है बचपन में। बिल्कुल। या फिर रेडियो पर सखी सहेली, हवा महल और विविध भारती के प्रोग्राम सुनना।
मेलों से वो लेजर लाइट वाली टॉर्च खरीद कर लाना और फिल्मों वाले रील कैमरे से संभल संभल कर फोटो खींचना। वो रील वाला कैमरा तो अपने आप में एक खजाना होता था। हाँ, और आपको पता है मुझे उस रील कैमरे की सबसे खास बात क्या लगती है? उसमें सिर्फ 36 फोटो आते थे। ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है। आज तो आप एक पल की 50 सेल्फी ले सकते हैं और खराब वाली डिलीट कर सकते हैं। हाँ, आज तो स्टोरेज की कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उस कैमरे में ली गई हर एक तस्वीर एक आर्थिक और भावनात्मक निर्णय हुआ करती थी। आप बस यूं ही बटन नहीं दबा सकते थे। आपको इंतजार करना पड़ता था कि सब लोग सही से खड़े हों, किसी की आंखें बंद ना हों। हाँ, स्माइल प्लीज बोलकर पूरा पोज बनाना पड़ता था। एकदम सही। और फिर वो वॉकमैन जिसमें आप पुरानी रील वाली कैसेट डालकर गाने सुनते थे, और कीपैड वाले फोन में वो स्नेक गेम और क्रिकेट खेलना। वो स्नेक गेम, उसमें तो कोई ग्राफिक्स भी नहीं होते थे खास। बिल्कुल, कोई 4K ग्राफिक्स नहीं थे, लेकिन वो एकाग्रता के जिस स्तर की मांग करता था वो कमाल था। और वो माचिस का टेलीफोन भले ही वैज्ञानिक रूप से बहुत उन्नत ना हो, लेकिन वो बच्चों के अंदर के इंजीनियर को जगाता था। हाँ, बच्चे खुद अपने हाथों से चीजें बनाते थे। वही बात है, वो खाली जगहों को अपनी कल्पना से भरने की एक शानदार कला थी। रेडियो के कार्यक्रम आपके समय के अनुसार नहीं चलते थे। आपको रेडियो के समय के अनुसार अपना जीवन ढालना पड़ता था। ये बात आपने बहुत गहरी कही। हाँ, इसने लोगों में इंतजार करने का धैर्य पैदा किया, जो आज की ऑन डिमांड दुनिया में लगभग खत्म ही हो चुका है। और यही धैर्य, यही हर चीज को खुद अपने हाथों से करने की आदत उस दौर की शिक्षा प्रणाली में भी कूट कूट के भरी हुई थी। अगर हम तकनीक से हटकर स्कूल और पढ़ाई के तरीकों पर नजर डालें ना, तो वहां चीजें बहुत मैनुअल और जुगाड़ से भरी हुई थी। बिल्कुल, पढ़ाई का तरीका एकदम अलग था। जैसे रात में पढ़ाई करने के लिए लालटेन, लैंप या मिट्टी के तेल वाली डिबरी जलाना, और वो किताबें ले जाने के लिए कपड़े के झोले या एल्यूमिनियम के बक्से का इस्तेमाल करना। हाँ, आज के एर्गोनॉमिक बैकपैक्स और रिंग लाइट्स की दुनिया में डिबरी की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ना या एल्यूमिनियम के भारी बक्से में किताबें ढोना शायद लोगों को बहुत आदिम लगे। हाँ, आज के बच्चों को तो शायद समझ भी ना आए। बिल्कुल, लेकिन ये शिक्षा के प्रति उस दौर के समर्पण को दर्शाता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या ये समर्पण वाकई सिर्फ शिक्षा के प्रति था, या फिर ये उस दौर की व्यवस्था की नाकामी थी? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब आपके पास रेनॉल्ड्स की पुरानी कलमें हैं जिन्हें आप बार बार रगड़ कर चला रहे हैं, किराए पर लाई गई कॉमिक्स हैं क्योंकि आप नई खरीद नहीं सकते, और स्कूल जल्दी पहुंचने की होड़ मची है ताकि टूटे हुए बेंच की जगह कोई अच्छा साबुत बेंच मिल सके। हाँ, ये रोज की जद्दोजहद थी। तो क्या हम इस अभाव को, इस गरीबी को कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई या महिमा मंडित तो नहीं कर रहे हैं? बिजली न होने पर ढिबरी में पढ़ना कोई मेडल जीतने वाली बात तो नहीं है, है ना? हाँ, आपका ये विरोध बहुत ही जायज और जरूरी है। हमें अभाव और उस अभाव से पैदा हुई रचनात्मकता के बीच के अंतर को समझना ही होगा। बेशक बिजली का ना होना या टूटे हुए बेंच होना एक व्यवस्था की विफलता थी, और ये एक मजबूरी थी। हाँ, कोई शौक से थोड़ी ढिबरी में पढ़ता था। बिल्कुल, हमें उस मजबूरी का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, लेकिन उस मजबूरी का सामना जिस मानसिक दृढ़ता से किया गया, हम दरअसल उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका मतलब है कि वो रेजिलियंस ज्यादा अहम है? एकदम। स्कूल जल्दी जाकर अच्छा बेंच कब्जाना, ये बच्चों को जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता था। ये संसाधनों के प्रबंधन और प्रतिस्पर्धा का पहला व्यवहारिक पाठ था। जो पहले आएगा वो बेहतर पाएगा। ये बात सोचने वाली है। और शायद उसी मानसिक दबाव या प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए बच्चों ने अपने कुछ जादुई तरीके भी निकाल लिए थे। हाँ, वो टोटके और अंधविश्वास। बिल्कुल। हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मासूम बात का जिक्र है कि कैसे बच्चे अपनी किताबों में मोरपंख या विद्या के पत्ते रखा करते थे, ये सोचकर कि ऐसा करने से विद्या यानी पढ़ाई अपने आप बढ़ जाएगी। ये तो हर बच्चे ने किया है। मुझे तो आज भी ये सोचकर हंसी आती है कि विद्या के पत्ते रखने से कोई रातों रात आइंस्टाइन तो नहीं बन जाता था, लेकिन उस दौर के बच्चों के लिए ये किसी शॉर्टकट टू सक्सेस से कम नहीं था। मनोवैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव एंकर या एक तरह का मानसिक सुरक्षा जाल कहते हैं। हाँ, कॉग्निटिव एंकर, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? मतलब एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में जहां संसाधन कम हैं, बच्चों को एक ऐसे अंधविश्वास की जरूरत थी
जो उन्हें शांत रख सके। ये इस बात का प्रतीक था कि वे अपनी पढ़ाई को लेकर कितने चिंतित थे। ओह, अब समझी मैं। और संवेदी अनुभवों की बात करें तो स्रोत में स्लेट की पेंसिल या मिट्टी के चौक छुप छुप कर खाने का भी जिक्र है। हाँ, वो तो क्लास के पीछे बैठकर सब खाते थे। बिल्कुल। ये केवल भूख नहीं की, ये दुनिया को केवल आंखों से ही नहीं बल्कि चख कर और भौतिक रूप से महसूस करने की एक अवचेतन इच्छा थी। एकदम सही कहा आपने। दुनिया को भौतिक रूप से महसूस करने की ये लालसा सबसे ज्यादा तब दिखाई देती थी जब स्कूल की घंटी बजती थी। हाँ, स्कूल के बाद का जो जीवन था वो तो पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया थी। हाँ, स्कूल के बाहर तो असली जिंदगी शुरू होती थी। तो इन सब का आज के संदर्भ में क्या मतलब है? अगर हम आज के समय से इसकी तुलना करें तो आज के बच्चों के लिए बाकायदा प्ले डेट्स फिक्स किए जाते हैं। हाँ, सब कुछ शेड्यूल्ड होता है। वही ना, शाम को 5 बजे पार्क जाना है, ये माता पिता के कैलेंडर में लिखा होता है और वहां भी हर कदम पर निगरानी होती है। लेकिन 80 और 90 के दशक का बचपन तो किसी ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम की तरह था। ये एक बहुत ही सटीक तुलना की है आपने, ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम, क्योंकि वहां कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई नियम पुस्तिका नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, कोई वयस्क रेफरी नहीं था। एकदम सही। सामग्री बताती है कि कैसे बच्चे स्कूल से आधा दिन यानी हाफ डे भागकर सीधे नदियों, तालाबों या पोखरों में नहाने चले जाते थे। ट्यूबवेल या डीजल पंप के हॉल्स के उस उफनते ठंडे पानी में नहाने का रोमांच ही अलग था। वो ट्यूबवेल का पानी तो अमृत लगता था गर्मियों में। बिल्कुल। रात में उड़ते हुए जुगनुओं को पकड़ना, बारिश के पानी से अपने ही आंगन में नहाना, और सबसे बढ़कर पेड़ों पर चढ़कर दूसरों के बगीचे से आम, जामुन, अमरूद, बेर और इमली तोड़कर खाना। वो चोरी के आम तो सबसे मीठे होते थे। सच में। और वो खेतों से कच्चे चने चुराकर उन्हें आग में पकाकर खाना, जिसे कुछ जगहों पर होरा या होला भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसे अनस्ट्रक्चर्ड प्ले यानी असंरक्षित खेल कहा जाता है। खेतों से चने चुराकर भुनना केवल एक शरारत नहीं थी। तो फिर क्या था? ये बच्चों का प्राकृतिक दुनिया से सीधा टकराव था। ये उन्हें सिखा रहा था कि भोजन सीधे सुपरमार्केट की अलमारियों से नहीं आता, बल्कि उसे खोजना और तैयार करना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। और पेड़ों पर चढ़ना जोखिम उठाने यानी रिस्क असेसमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका था। बच्चे अपने शरीर के वजन और टहनी की मजबूती का हिसाब लगाते थे। ये पूरी तरह से व्यवहारिक भौतिकी थी। आज के अत्यधिक सुरक्षित और रबर से ढके खेल के मैदानों में बच्चे ये स्वाभाविक जोखिम आकलन करने की क्षमता खो रहे हैं। और उनके खेलों की सूची भी देखिए ना। वो एक ईंट वाला वीडियो गेम होता था, ब्रिक गेम, जिसमें 1 से Z तक लेवल होते थे। अरे हाँ, वो पीला वाला गेम। हाँ, वही। उसके अलावा सब कुछ पूरी तरह से शारीरिक था। गुल्ली डंडा, लट्टू, पिट्टू, माचिस के खाली पैकेट के कार्ड फाड़कर खेलना, और वो कांच की गोलियां जिन्हें कंचे कहते हैं, उन्हें जीतकर बोतलों में भरकर रखना। वो कंचे जीतना तो बहुत गर्व की बात होती थी। मुझे याद है वो कांच की गोलियों से भरी बोतलें किसी ऑस्कर ट्रॉफी से कम नहीं होती थी हम बच्चों के लिए। मैं तो कहूंगा वो कंचों की बोतल दरअसल बच्चों का पहला स्विस बैंक अकाउंट था। स्विस बैंक अकाउंट, सही कहा। यह उनकी पहली कमाई थी। जब आप एक कंचा हारते या जीतते हैं तो आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमी के बुनियादी नियम सीख रहे होते हैं। ये उन्हें विनिमय मूल्य या एक्सचेंज वैल्यू और संपदा के संचय का मतलब समझाती थी। अब जब आपने विनिमय मूल्य और सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जिक्र कर ही दिया है, तो बाहरी दुनिया से लौटकर थोड़ा घर और समाज की तरफ देखते हैं। हाँ, वो भी बहुत जरूरी पहलू है। वहां भी एक गजब की साझा अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। एक तथ्य जो मुझे स्रोत सामग्री में सबसे ज्यादा हैरान कर गया, वो था अनाज के बदले बर्फ यानी आइसक्रीम खरीदना। हाँ, वो गांव और छोटे शहरों में बहुत होता था। बच्चे घर से एक मुट्ठी गेहूं या चावल ले जाते थे और आइसक्रीम वाले ठेले से उसके बदले उन्हें बर्फ का गोला मिल जाता था। मैं तो इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली कहूंगी। ये एक बहुत ही गहरा अवलोकन है। वो बार्टर सिस्टम सिर्फ एक व्यापारिक लेन देन नहीं था, वो एक गहरी स्थानीय समझ और विश्वास पर टिका था। विश्वास कैसे? थोड़ा और बताइए। मतलब बर्फ वाला जानता था कि उस मुट्ठी भर कच्चे अनाज का असली मूल्य क्या है। उस समय की अर्थव्यवस्था बहुत अंतरंग थी। मुद्रा केवल धातु के सिक्के नहीं थे, अनाज भी एक मान्य मुद्रा थी। और सिक्कों की बात करें तो उन 5, 10, 20, 25 और 50 पैसे के सिक्कों की अहमियत ही अलग थी। आज तो
कोई 50 पैसे सड़क पर पड़े देखे तो झुककर उठाए भी नहीं। आज तो उनकी कोई वैल्यू नहीं बची है। वही तो। लेकिन उस समय ये एक खजाना था। परिवार का ढांचा भी इसी तरह की सादगी पर टिका था। दादा दादी, चाचा चाची के साथ फूस या मिट्टी के घरों में संयुक्त परिवार का रहना। माँ के हाथों से मिट्टी के चूल्हे पर बनी वो सौंधी रोटी। चूल्हे की रोटी का स्वाद ही कुछ और होता था। एकदम। सुबह के चाय के साथ रात की बासी रोटी या पानी में डुबोकर बिस्किट खाना। गर्मियों में रसना घोलकर मोहल्ले के दोस्तों के साथ एक बड़ी सी पार्टी करना। ये सारी चीजें एक बात की ओर इशारा करती हैं, संसाधनों का साझा उपयोग। मतलब सब कुछ मिल बांट कर इस्तेमाल करना। बिल्कुल। रसना की पार्टी इसलिए होती थी क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग से जूस का पैकेट खरीदना आर्थिक रूप से संभव नहीं था, इसलिए एक बड़ा जग बनता था और सब उसमें से पीते थे। हाँ, वो ऑरेंज कलर का रसना। हाँ, और यही बात बड़े भाई बहनों के पुराने कपड़े पहनने पर भी लागू होती है। पुराने बक्से से कपड़े निकालकर पहनना या बेल बॉटम पैंट जो बड़े भाई को छोटी हो गई उसे छोटे भाई का पहन लेना, ये कोई शर्म की बात नहीं मानी जाती थी। जबकि आज तो लोग इसे बहुत अजीब मानते हैं। बिल्कुल, ये आज की भाषा में सस्टेनेबिलिटी है। ये उस समाज की व्यवहारिकता थी जहां संसाधनों को तब तक इस्तेमाल किया जाता था जब तक वे पूरी तरह से खत्म न हो जाएं। और इसी भरोसेमंद समाज का एक और मजेदार पहलू था बिना बुलाए शादियों में जाकर खाना खाना। हाँ, ये तो सबका पसंदीदा काम था, है ना, जिसे आज वेडिंग क्रैशिंग कहा जाता है और जिस पर पुलिस तक बुला ली जाती है। हाँ। वो उस समय बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार हुआ करता था। बिल्कुल, क्योंकि उस समय निजी कार्यक्रम या प्राइवेट इवेंट जैसी कोई अवधारणा थी ही नहीं। हाँ, सब कुछ पब्लिक होता था। एकदम। अगर मोहल्ले में किसी के घर शादी है तो वो पूरे मोहल्ले का उत्सव होता था। बिना बुलाए शादी में जाना बुरा नहीं माना जाता था, क्योंकि वो ऐसे उच्च विश्वास वाले समाज, मतलब हाई ट्रस्ट सोसाइटी की निशानी थी, जहां हर बच्चा पूरे मोहल्ले का बच्चा माना जाता था। इस उच्च विश्वास वाले समाज में वाहनों और रोजमर्रा की चीजों का रुतबा भी कुछ ऐसा ही था, जैसे हीरो होंडा CD100, राजदूत या वो पुराना बजाज स्कूटर। स्कूटर तो शान की सवारी होती थी। बिल्कुल। अगर मोहल्ले में किसी के पास ये है तो समझो वो पूरे मोहल्ले का VIP है। और हम बच्चों का क्या, हम तो साइकिल को कैंची चलाना सीखते थे। कैंची साइकिल, उफ, वो भी क्या दिन थे। मतलब सीट पर बैठकर नहीं, बल्कि दोनों पैर फ्रेम के त्रिकोण के बीच से निकालकर साइकिल चलाना। और अगर वो भी नहीं मिला तो चलती बैलगाड़ी, ट्रैक्टर या रिक्शे के पीछे लटक कर मुफ्त की यात्रा करना। वो कैंची साइकिल चलाना दरअसल बच्चों का उस बुनियादी ढांचे को हैक करना था। हैक करना? ये कैसे? देखिए, साइकिल बड़ी थी, उनके पैर पेडल तक नहीं पहुंचते थे, तो उन्होंने इंतजार करने के बजाय उस मशीन की ज्यामिति या ज्योमेट्री को ही अपने हिसाब से मोड़ लिया। ये एक अद्भुत इंजीनियरिंग समाधान था। सच में इंजीनियरिंग समाधान तो घरों के अंदर भी बहुत थे, जैसे कुएं में गिरी बाल्टी को लोहे के कांटेदार झग्गर से निकालना। ओहो, वो तो बहुत मुश्किल काम होता था। है ना? क्या आपको नहीं लगता कि कुएं में झग्गर डालकर बाल्टी निकालना बस एक बहुत बड़ा झंझट था? आज मोटर का बटन दबाया और पानी आ गया। निश्चित रूप से वो एक झंझट था, लेकिन उस झंझट को सुलझाने की प्रक्रिया में एक पूरा विज्ञान छिपा था। विज्ञान? वो कैसे? आपको अंदाजा लगाना होता था कि बाल्टी पानी के किस स्तर पर है, कांटे को कैसे फंसाना है। यदि कुछ टूट जाता था तो पहली वृत्ति उसे फेंक कर नया लाने की नहीं होती थी, बल्कि उसे सुधारने की होती थी। ये आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पाठ था। स्वास्थ्य के मामलों में भी आत्मनिर्भरता गजब की थी। आंख आने पर यानी आई इन्फेक्शन होने पर वो एक खास तरह का कैप्सूल खोलकर उसका पाउडर आंखों में डालना। हाँ, वो पीला वाला पाउडर। बिल्कुल। डाबर लाल दंत मंजन से दांत चमकाना। और घरों में मच्छरों के लिए वो कछुआ छाप अगरबत्ती। उफ, उसे बिना तोड़े अलग करना किसी टाइम बम को डिफ्यूज करने से कम नहीं होता था। बहुत भयंकर एकाग्रता चाहिए होती थी उसके लिए। हाँ, वो सचमुच फाइन मोटर स्किल्स का सबसे बड़ा टेस्ट था। बिल्कुल था। अगर वो टूट जाती थी तो एक अजीब सी विफलता का एहसास होता था। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को धैर्य और परिणामों के बारे में सिखा रही थी। और अंत में अगर हम मनोरंजन और एक राष्ट्रीय भावना की बात करें तो टीवी पर सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग को एक साथ खेलते हुए देखना। हाँ, वो सिर्फ एक खेल नहीं था, वो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाला एक धर्म बन गया था। मोहल्ले के लोग एक टीवी के सामने ऐसे बैठते थे जैसे किसी महापंचायत में बैठे हों। सच कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है
कि 80 और 90 के दशक के ये सभी स्रोत, ये सारी बातें केवल पुरानी वस्तुओं की कोई कैटलॉग या सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज है जहां खुशियों की कीमत पैसों से या ब्रांड से तय नहीं होती थी। खुशियां जुगाड़ से, सब्र से, सीमित संसाधनों में विकल्प खोजने से और एक दूसरे के साथ से तय होती थी। ये एक बहुत ही सुंदर सारांश है, और ये सब आज के इस अति व्यस्त और सूचनाओं से भरे जीवन में इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, आज हम रुकते कहाँ हैं? बिल्कुल। आज हम तकनीक के माध्यम से हाइपर कनेक्टेड हैं। हम हर पल दुनिया भर की खबरें जान सकते हैं। फिर भी एक समाज के रूप में हम पहले से कहीं अधिक अकेले हैं। उस दौर में संवाद के साधन कम थे, लेकिन असली संवाद बहुत गहरा था। ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि सुविधा हमेशा संतोष की गारंटी नहीं होती। आज की इस गहरी चर्चा से हम यही लेकर जा रहे हैं कि 80 और 90 का दशक सिर्फ बीता हुआ समय नहीं था, बल्कि दुनिया को देखने का एक बहुत ही लचीला और धैर्यवान नजरिया था। एकदम सही। लेकिन जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा और शायद थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, क्या सवाल है? आज हम 80 और 90 के दशक की इन सादी भौतिक चीज़ों जैसे कैसेट की रील, माचिस की टेलीफोन या कांच के कंचों को याद करके नॉस्टैल्जिक महसूस करते हैं। उन चीज़ों का एक आकार था, एक वजन था। हाँ, हम उन्हें छू सकते थे। बिल्कुल। लेकिन आज से 30 या 40 साल बाद, जब आज की ये पीढ़ी जो पूरी तरह से डिजिटल और वर्चुअल दुनिया में जी रही है, पीछे मुड़कर देखेगी, तो उनके पास ऐसी कौन सी भौतिक या साझा यादें होंगी जो उन्हें रुलाएंगी? ये तो सोचने वाली बात है। क्या उनके पास क्लाउड स्टोरेज में पड़े हजारों स्क्रीनशॉट्स और डिलीट हो चुके व्हाट्सएप